मृदुला बोली, मुझे अलग घर चाहिए, तुम्हारे परिवार के साथ मुझे नहीं रहना। सतीश बोला, अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है, इतनी जल्दी मैं अलग नहीं हो सकता। कुछ जिम्मेदारियां पूरी कर लेने दो, बहन और भाई की शादी कर दूं, फिर हम अपना अलग घर बना लेंगे। मृदुला बोली, तुम्हारी बहन और भाई की शादी होने में तो कई साल लग जाएंगे, इतने दिनों तक मैं कैसे सब्र करूं? ये मुझसे नहीं होगा। सतीश बोला, मेरी पत्नी बने रहना है तो इतना सब्र करना ही होगा। मृदुला ने कहा, कैसे सब्र करूं? यहां मेरी कोई इच्छा ही नहीं है ना, मनपसंद का खा सकती ना मनपसंद का पहन सकती, मेरी कोई मर्जी ही नहीं है, हमेशा साड़ी में रहना पड़ता है। बहू सर पर पल्लू रखा करो। बहू धीरे बोला, करो, घर में तुम्हारे ससुर भी हैं। बहू तुम्हें कितनी बार कहा है, पड़ोसियों से बात मत किया करो, तुम्हारी माँ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, तुम्हारी बहन ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। कोई भी काम करती हूं उसे उसमें कमियां ही नजर आती हैं। एक तो बंदिशें, ऊपर से नखरे और नाराजगियां खिलौना बन गई हूं मैं इस परिवार में रहकर। सतीश बोला, बंदिशें तो तुम्हारे घर में भी थी, तब तुमने कैसे दिन गुजारे थे? तुम्हारे पापा भी स्ट्रीक है, रोकना टोकना तो वे भी करते होंगे, तब भी एडजस्ट किया होगा तुमने। मेरे लिए भी कर लो यार, एडजस्ट करने का नाम ही तो जिंदगी है। रही खिलौना बनने की बात तो याद रखो, ऐसी सिचुएशन में घर के मर्द खिलौना बनते हैं, औरतें नहीं। मृदुला बोली, हाँ मेरे घर में भी बंदिशें थी, रोकना टोकना था, तब मैं सोचा करती थी कि शादी के बाद तो कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा खुलकर जी पाऊंगी, अपनी इच्छा से कुछ कर पाऊंगी, मगर यहां तो बंदिशें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, अब और सहा नहीं जाता। घुटन होती है, टेंशन होती है। सतीश बोला, हाँ मैं मानता हूं तुम्हें भी खुलकर जीने का हक है, मैंने इसके लिए कोशिश भी की है। तुम्हें 1 साल में 4 बार टूर पर बाहर घुमाने ले गया हूं। तुम कपड़े अपने पसंद के पहनती हो, जब कपड़े खरीद कर लाती हो तब तुम्हारे साथ मैं जाता हूं, मेरी मां नहीं जाती। मृदुला बोली, साथ नहीं जाती तो क्या उनका हुक्म तो साथ ही रहता है? बहू साड़ी के अलावा कोई ड्रेस मत खरीदना। अरे भाई, मुझे जीन्स पहनना है, मुझे स्कर्ट टॉपर पहनना है, मुझे पटियाला सूट पहनना है, कैसा घर है ये? यहाँ बेटी सब कुछ पहन सकती है और बहू सलवार सूट भी नहीं पहन सकती। सतीश बोला, थोड़ा सब्र करो, ये बंदिशें भी हमेशा नहीं रहेगी। मृदुला बोली, सब्र का क्या मतलब? 25 साल की हो गई हूं, कब पहनूंगी? जब उम्र निकल जाएगी तब, जब बच्चे जनने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा तब। सतीश बोला, ये स्कर्ट और जीन्स हमारी संस्कृति नहीं है यार, ये अंग्रेज भारत क्या आए, देश का सत्यानाश कर गए। मृदुला बोली, संस्कृति और सभ्यता के नाम पर महिलाओं को दबाना बंद करो। अच्छा हुआ जो अंग्रेज भारत आए, वरना आज भी इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं पुरुषों की संपत्ति मात्र बनकर रह रही होती, सती बनकर पतिव्रता होने की परीक्षा दे रही होती। इतने बड़े तर्क सुनकर सतीश मृदुला के मुंह की ओर देखने लगा। वह गुस्से में बोली, अंग्रेज आए तब महिलाओं को भी पता चला कि वे भी इंसान हैं, वरना तुम लोगों ने तो स्त्रियों को भोग की वस्तु बना रखा था। पुरुष चाहे 70 जगह मुंह मार आए, उसका कुछ नहीं लूटता। महिला के जरा से कदम डगमगा गए तो परिवार की इज्जत चली गई। क्या महिला की पेशाब करने की जगह में ही परिवार की इज्जत छुपी रहती है? सतीश चुपचाप उसके मुंह की ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू तो कहती है तेरे ग्रेजुएशन में कम नंबर आए हैं, मगर तू तर्क तो कलेक्टर की तरह दे रही है। मृदुला बोली, बात को घुमाओ मत। वह बोला, नहीं यार, मैं बात को नहीं घुमा रहा, बल्कि मुझे तो तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। मृदुला बोली, कैसा समाधान? सतीश बोला, तेरी आजादी का, तेरे खुलकर जीने का समाधान, तेरे हर शौक पूरे करने का समाधान। वह घबराते हुए बोली, तलाक दे रहे हो क्या मुझे? सतीश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं यार, तुम जैसी बुद्धिमान पत्नी को तलाक देकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। मैंने निर्णय कर लिया है कि कल से तू सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर रही हो, मैं तुम्हें एक बड़ी अधिकारी बनाऊंगा। मृदुला बोली, तुम जानते हो मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वह सीरियस होता हुआ बोला, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। तू घर के झमेलों की टेंशन लेने के लिए पैदा नहीं हुई है। छोड़ो ये सास की बंदिशें और ननद के उल्हाने, कल से तैयारी शुरू कर दो। अभी 25 साल की हुई हो, कुछ करके दिखाओ। मृदुला बोली, मुझसे ना होगा। वह बोला, तुम्हें करना होगा, अपने लिए और मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए तुम कर सकती हो। अचानक वह सीरियस हो गई। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से शुरू हो रही है। एक ख्वाब अचानक मचल उठा है जो एक नई मंजिल के लिए उसे तैयार करना चाहता है। अगले रोज से मृदुला ने पढ़ाई शुरू कर दी। इतनी जबरदस्त तैयारी में जुट गई कि वह खुद को ही भूल गई। प्रथम कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक उसके कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई थी।
इस कारण उसने कभी नौकरी लगने के बारे में सोचा ही नहीं था। पिता ने कमाने वाला लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी थी। सतीश की अपनी खुद की दुकान थी, ठीक ठाक कमा लेता था। मृदुला पढ़ाई में कुछ ऐसी लीन हुई कि उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। सतीश ने तो यह सोचकर उसे तैयारी में लगाया था कि कुछ वक्त बिजी रहेगी तो वह जिम्मेदारियों से निजात पालेगा, मगर मृदुला ने उसकी बात को दिल पर ले लिया था। वह आईएएस में तो नहीं निकल पाई, मगर स्टेट सिविल सेवा में टॉप कर गई और एसडीएम बन गई। उसकी कामयाबी देखकर हर कोई दंग रह गया। एक बड़े पद का भार पड़ने के बाद वह बिल्कुल ही बदल गई थी। एक दिन सतीश ने उससे कहा, अब तो खुश होना। वह बोली, कहां खुश हूं, देख नहीं रहे हो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वह बोला, अब अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, स्कर्ट पहनो, जीन्स पहनो, घूमो फिरो, मजे करो। वह बोली, मजे तो पति के पैसे उड़ाने में आता है, खुद की कमाई में वो बात कहां। वह बोला, मतलब अब भी शिकायतें हैं मुझसे। वह बोली, नहीं थैंक यू, आप दुनिया के बेस्ट पति हो। अब जब जिम्मेदारी बढ़ गई है तब सब समझ में आ गया है। वह बोला, क्या मृदुला बोली यही कि सुंदरता तन को दिखाने में नहीं, तन को छुपाने में है। खुशियां अपनों से अलग होकर जीने में नहीं, अपनों के साथ मुस्कुराने में है। मुझे मेरे पीछे के व्यवहार के लिए माफ कर दो। वह बोला, प्यार करता हूं तुमसे, अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी बातें कभी भी मुझे बुरी नहीं लगी। एक पति के लिए परिवार और पत्नी को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे दोनों चाहिए था, इसलिए तुम्हारे दिमाग को अलग दिशा देनी पड़ी। उसका मुझे डबल फायदा हो गया। आज मेरे पास परिवार भी है और पत्नी भी है। वह आगे बोला, भाई की शादी हो चुकी है, अगले महीने बहन भी अगले घर चली जाएगी। वह बोली, तुम्हारी बहन तो अब भी मुझसे बात नहीं करती, कुछ दिनों बाद ससुराल चली जाएगी, तुम हमारा समझौता क्यों नहीं करवा देते। वह बोला, एसडीएम साहिबा, यह तुम्हारा अपना मसला है, खुद ही हल करो। अगर इतनी सी समस्या को हल नहीं कर सकती तो राजकीय कार्य कैसे करोगी। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, आप जज भी हो, बड़े बड़े मुकदमों का फैसला कैसे करोगी। वह बोली, मैं नहीं चाहती घर में कोई बहस हो। वह बोला, बहस करने में तो तुम निपुण हो, याद करो उस दिन तुमने मुझसे बहस की थी। उसी बहस का यह परिणाम है कि तुम आज एसडीएम हो। जरा प्यार से मनाओ, वो मान जाएगी। हम भाई बहन प्यार के आगे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। एक महीने बाद का दृश्य, सतीश की बहन तनु के फेरे हो चुके थे। कुछ ही देर बाद विदाई होने वाली थी। मृदुला थकी हारी कमरे में सुस्ता रही थी। नई नौकरी की भागदौड़ और घरेलू कामों के कारण ननद तनु से सुलह हो ही नहीं पाई थी। मृदुला जितनी खुद झिझक रही थी, तनु उससे भी ज्यादा झिझक रही थी। इस कारण दोनों में दूरियां नहीं मिट सकी। फिर तनु की विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। तनु पति के साथ गठजोड़े में घर के देवी देवताओं को भोग लगाती हुई घर से बाहर निकल पड़ी। मृदुला उदास सी दूर खड़ी थी। अब इस मौके पर समझौता नामुमकिन था। मृदुला को डर था कि अगर उसने तनु के गले लगने की कोशिश की और तनु ने उसे दूर झटक दिया तो रिश्तेदारों के बीच बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वह अलग खड़ी थी। मगर अचानक एक आश्चर्य हुआ। तनु पति से गठजोड़ा छुड़ाती हुई उसकी तरफ दौड़ी और फिर मृदुला के सीने से चिपक गई। हठात मृदुला जैसे नींद से जागी हो, उसने झटके से तनु को बाहों में कस लिया। तनु रोते हुए बोली, सॉरी भाभी, माफ कर दो। बहुत दिनों से सॉरी बोलने की कोशिश कर रही थी मगर हिम्मत ही नहीं होती थी। मृदुला का गला भर आया। मृदुला उसे और तेजी से गले से चिपकाते हुए बोली, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई नफरत नहीं है तनु, ईश्वर तुझे मेरी खुशियां भी दे दे। यह सुनते ही तनु जोर से रोने लगी। कैमरामैन दृश्य का घूम घूम कर वीडियो बनाने लगा। सारे रिश्तेदार ननद भाभी का प्यार देखकर भाव विभोर हो गए। मृदुला उसे धीरे धीरे कह रही थी, उदास मत हो बेटा, मैं हूं ना, जब भी याद करोगी एक फोन पर दौड़ी आऊंगी, तुम भी आने से हिचकिचाना मत, अब रो मत, चुप हो जा। मृदुला उसे चुप करा रही थी और खुद रोए जा रही थी। ननद भाभी को चिपके हुए देखकर दूर खड़ा सतीश भी अपनी रुलाई रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर तनु ने उसे देख लिया था। फिर वह भाभी को छोड़कर भाई की तरफ दौड़ी और उसके गले से चिपक गई। कहानी का मोरल, आजकल रिश्ते बहुत कम टिक रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। एक वक्त था जब साधन नहीं थे, ना फोन थे, ना आने जाने के साधन थे। इस कारण परिजनों का हस्तक्षेप नहीं होता था। लड़ाई झगड़े और मनमुटाव की बातें परिजनों तक नहीं पहुंच पाती थी, और जब तक पहुंचती तब तक मामला ठंडा हो चुका होता था। मगर आजकल हालात अलग हैं। मिनट मिनट की खबरें इधर की उधर होती रहती है, इसलिए अपनी संतान को रिश्ते निभाने के लिए भी प्रशिक्षित करें। छोटी छोटी बातों को खुद तक ही रखने के लिए प्रेरित करें। मामले को हैंडल करने में दक्ष बनाएं। अपने बेटों को भी समझाएं कि नारी अब पहले वाली नारी नहीं रही। आज वह अपने अधिकारों को जानती है, इसीलिए उसे दबाकर नहीं,
बल्कि समझाकर उसका दिल जीते। ये बात सास ससुर और ननद देवर को भी समझनी होगी। उन्हें भी धैर्य रखना होगा। माना कि वह आपका बेटा है, माना कि वह आपका भाई है, मगर अब वह किसी का पति है जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी जीनी है। इसलिए उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त दें। अपनी ईगो और अधिकारों का प्रयोग करके उनके बीच में कटुता उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। लड़कियों से बस यही कहना है कि आपके सास ससुर ननद देवर सब आपके पति की जिम्मेदारियां हैं। ये लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, सब धीरे धीरे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ननद ससुराल चली जाएगी, देवर शादी के बाद अलग हो जाएंगे, सास ससुर भी एक दिन दुनिया से विदा हो जाएंगे। तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा। पति को इनसे अलग करके समाज में उसे सर झुकाने पर मजबूर मत करो। जो लड़की पति के परिजनों को मान देती है, उन्हें अपना समझती है, उसे सारे एनवायरमेंट जहां का प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, संतोष मिलता है। प्यार, संतोष और सुकून के लिए ही तो हम लोग जी रहे हैं। हर लड़के से यही कहना है कि जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसे आराम से समझाओ, अकेले में समझाओ। फिर भी उसके दिमाग में फितूर पैदा हो रहे हैं तो उसे व्यस्त कर दो।